बढ़ते हैं नेक्स्ट लेसन पे, जो कि है अगेन क्रिएटिंग फिक्स चॉइस टेस्ट आइटम। ये भी MCQs पार्ट 2 है। तो यहाँ पे बताया गया यूजेस ऑफ MCQs के बारे में। सो इन शॉर्ट अगर बताया जाए तो MCQ से हम स्टूडेंट की जनरल नॉलेज या स्पेसिफिक फैक्ट्स जो हैं वो मैयर करते हैं। ये फैक्ट किस वक्त, किस जगह, किसने क्या किया है जैसे क्वेश्चन जो होते हैं उस तरह के हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक MCQs उन्होंने हमें दिया है कि हु वाज द फर्स्ट एस्ट्रोनॉट टू लैंड ऑन द मून। तो यहाँ पे राइट आंसर भी दिया गया है, ठीक है। तो एज इट इज़ इस तरह से 4 MCQs होते हैं जिनके हमें आंसर देने होते हैं, 3 MCQs होते हैं जिनमें से एक सेलेक्ट करना होता है। तो डिफरेंट तरह के फॉर्मेट यूज़ किए जाते हैं फॉर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। देन आगे जो है वो एडवांटेजेस आ जाते हैं और उसके लिमिटेशन आ जाती हैं। अगर तो हम एडवांटेजेस की बात करें तो MCQs का सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होता है कि ये क्लियर और सिंपल होते हैं, कन्फ्यूजन इनमें कम होती है, ठीक है। अब यहाँ पे एक पुअर एग्जांपल दी गई है और एक अच्छी एग्जांपल दी गई। पुअर एग्जांपल क्या है कि कायदे-ए-आज़म वाज बोर्न इन, तो आगे उन्होंने जस्ट डैश दे दी है, ठीक है, आगे उन्होंने कुछ भी नहीं बोला। तो ये क्वेश्चन जो है वो एक तरह से इनकम्प्लीट क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो इनके आंसर जो है वो देना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है अगर स्टूडेंट्स को ना पता हो। सो ये जो एग्जाम्पल है ये एक तरह से ओपन एंडेड या अनक्लियर क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। अगर हम बेस्ट एग्जांपल देखें तो यहाँ पे बताया गया है कि कायदे-ए-आज़म वाज बोर्न इन कराची, लाहौर, पेशावर के दिल्ली, ठीक है। तो ये 4 MCQs भी बाकायदा दिए हैं उन्होंने। तो ये 2 एग्जांपल्स जो हैं वो दी गई हैं जिनमें एक में हमारे पास एक ओपन एंडेड क्वेश्चन है, ठीक है, एक अनक्लियर क्वेश्चन जो है उस टाइप का दिया गया है, और दूसरा हमारे पास क्लियर क्वेश्चन है, ठीक है। तो जिसमें MCQs दिए जाते हैं ऑब्वियसली वो वाले क्वेश्चन ज़्यादा बेटर होते हैं स्टूडेंट्स के लिए, वो उनको अच्छे से प्रेडिक्ट कर लेते हैं और उसका आंसर समटाइम ठीक दे देते होते हैं। अगर उन्हें नहीं भी आता तो वो तुक्का उनका लग जाता होता है। तो जस्ट ये चीज़ बताई गई है। उसके बाद अगेन यहाँ पे एडवांटेजेस और लिमिटेशन के बारे में बताया गया है। यहाँ पे बताया गया है कि MCQs जो हैं वो गेसिंग से बचाते हैं। अगर गेस किया तो गलत होने के चांस जो हैं वो ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ पे एक हमारे पास ट्रू फॉल्स एग्जांपल दी गई है कि कायदे-ए-आज़म वाज बोर्न इन 1867। तो यहाँ पे आपने ट्रू या फॉल्स बताना है। तो इसमें क्या होता है कि ज़्यादातर चांसेस लग जाते हैं कि आप जो है वो ठीक आंसर दे देते हैं, तुक्के के साथ भी, जिस तरह भी आप मोस्टली ठीक जवाब दे देते होते हैं, ठीक है। उसके अलावा एक और उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि इन विच ईयर कायदे-ए-आज़म वाज बोर्न, उन्होंने नीचे 4 एग्जाम्पल्स दिए हैं, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन में क्या होता है कि स्टूडेंट को करेक्ट आंसर पता होना चाहिए और गेस कम चलता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ बताई गई है कि इस फॉर्मेट में भी जो है वो हम MCQs देकर जो है वो स्टूडेंट की नॉलेज को जो है वो जज कर सकते हैं, उसको हम टेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद अगेन हमारे पास एडवांटेजेस और लिमिटेशंस आ जाती हैं। यहाँ पे एडवांटेजेस में बताया गया, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आपने याद रखना है, ठीक है। ऊपर जस्ट आप लोगों को एग्जांपल्स दी गई थी। यहाँ पे एडवांटेजेस में बताया गया है कि MCQs फेयर होते हैं, ठीक है, सब स्टूडेंट के लिए सेम होते हैं। ज़्यादा फैक्ट्स जो हैं वो टेस्ट किए जा सकते हैं शॉर्ट टाइम में। उसके अलावा ईजी टू चेक होते हैं एंड गिव क्विक फीडबैक, ठीक है। टीचर्स और स्टूडेंट दोनों को समझ आता है कि कहाँ इम्प्रूवमेंट चाहिए। तो ये इसके बेसिकली एडवांटेजेस हैं। उसके अलावा अगर हम इसके लिमिटेशन की बात करें तो बनाने में टाइम लगता है, ठीक है। अगर सिर्फ रिकॉल चेक करें तो डीप लर्निंग टेस्ट नहीं होती, ठीक है। हर स्किल MCQ से टेस्ट नहीं की जा सकती। तो ये भी एक पॉइंट है, ठीक है, इसको भी आपने जहन में रखना है, ठीक है। तो ये वाला आप लोगों को क्वेश्चन में रिपीट हो सकता है, बाकी ऊपर जस्ट फॉर्मेट था और कुछ भी नहीं था। देन हम मूव करते हैं लेसन 19 पे। अब यहाँ पे टॉपिक 63 आ जाता है। यहाँ पे बताया गया है सजेशन फॉर कंस्ट्रक्टिंग MCQs। तो MCQs का स्टेम यानी कि उसका जो सवाल है ना वो क्लियर लिखना चाहिए और उसमें पूरी बात समझ आनी चाहिए बिना ऑप्शंस पढ़े, ठीक है। तो ये एक चीज़ यहाँ पे बताई गई है। अब यहाँ पे एग्जाम्पल में वो कहते हैं, फॉर एग्जाम्पल कि एक पुअर आइटम है जहाँ पे लिखा हुआ है साउथ अमेरिका और आगे MCQs दे दिए हैं कि इस फ्लैट एरिड कंट्री इम्पोर्ट कॉफ़ी फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट। तो इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं वो क्लियर नहीं होते, वो एक पुअर आइटम कंसीडर किए जाते हैं। साथ ही बेटर आइटम दी है, ठीक है, जिनमें बताया गया कि मोस्ट ऑफ साउथ अमेरिकन वॉज सेटल्ड बाय कॉलोनिस्ट फ्रॉम। तो यहाँ प्रॉपर MCQs दिए गए हैं इंग्लैंड, फ्रांस, हॉलैंड या स्पेन। तो यहाँ पे स्पेन जो है वो इसका राइट आंसर है। तो ये बताया हुआ है कि MCQs का जो स्टेम है, उसका जो सवाल है ना वो क्लियर लिखा होना चाहिए, ठीक है, उसमें पूरी बात समझ आनी चाहिए। देन हम मूव करते हैं 64 टॉपिक पे। यहाँ पे बताया गया है अगेन सजेशन फॉर कंस्ट्रक्टिंग MCQs के स्टेम जो है उसमें इररेलेवेंट या एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। जितना ज़रूरी हो सिर्फ उतना ही उसके अंदर लिखा होना चाहिए। अब यहाँ पे अगेन पुअर आइटम दी गई है कि टू लॉन्ग एंड कंफ्यूजिंग क्वेश्चन जो हैं वो नहीं होने चाहिए। अब बेटर आइटम के तौर पर क्या है, यहाँ पे बताया गया कि वाई डिड ब्रिटिशर्स सेटल इन इंडिया। तो यहाँ पे आपको एज इट इज MCQs दिए गए हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस एक बेटर आइटम कंसीडर किए जाते हैं, जबकि ऊपर जो है वो टू लॉन्ग क्वेश्चन और कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस जो है वो नहीं पूछने चाहिए, ठीक है।
उसके बाद हमारे पास टॉपिक 65 आ जाता है। यहाँ पर भी अगेन वही बताया गया है कि नेगेटिव स्टेटमेंट जैसे नॉट, लीस्ट, नेवर, उनको आप अवॉइड करें अनलेस ज़रूरी हो, ठीक है। तो उनको जो है वो ज़्यादातर अवॉइड करें। अब यहाँ पे जो है वो स्टूडेंट मिस कर लेता है समटाइम ऐसे वर्ड्स को। पुअर आइटम में यहाँ पे बताया गया है कि विच सिटी इज़ नॉट इन नॉर्थ ऑफ इस्लामाबाद। तो मोस्ट ऑफ द टाइम इस तरह के क्वेश्चन जो है वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग होते हैं। मेरे साथ बहुत ज़्यादा ऐसा होता था कि ये क्वेश्चन जो होते थे ना मुझे बहुत कन्फ्यूज़ कर देते थे। तो जिनमें नोट लिखा होता है, ठीक है, उन क्वेश्चंस को जो है वो उनका राइट आंसर जो है सोचना बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे बताया गया कि विच सिटी इज़ इन साउथ ऑफ इस्लामाबाद। ये एक बेटर एग्जांपल है कि साउथ इस्लामाबाद में कौन सी सिटी लोकेटेड है। तो इस तरह के एग्जाम्पल जो है वो बेटर आइटम समझी जाती है, ठीक है। देन हम मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। यहाँ पर भी अगेन वही वाला टॉपिक है जो कि पार्ट 4 आ जाता है। तो यहाँ पे बताया है कि हर ऑप्शंस जो है वो ग्रामर वाइज क्वेश्चन के साथ मैच करना चाहिए, वरना स्टूडेंट जो है वो क्लू पकड़ लेता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे बताया गया है कि एन इलेक्ट्रिक ट्रांसफार्मर कैन बी यूज्ड, और आगे जो है वो कोई ग्रामर आइटम इस्तेमाल नहीं की गई, बट जो MCQs हैं वो मिक्सड ग्रामर की फॉर्म में दिए गए हैं। तो ये स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग होता है। वहीं पर बेटर आइटम देखें कि एन इलेक्ट्रिक ट्रांसफार्मर कैन बी यूज टू, और आगे जो है बाकायदा आपको MCQs दिए गए हैं। तो इस तरह के MCQs जो होते हैं उनको जज करना थोड़ा आसान होता है। आप राइट आंसर बता सकते हैं कि इंक्रीज द वोल्टेज जो है उसके लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इसमें जो ग्रामर आइटम्स होती हैं ना वो कंसिस्टेंट होनी चाहिए। सारी चीज़ें जो ग्रामर आइटम्स की वो ठीक होनी चाहिए। इस तरह स्टूडेंट जो है वो ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होते। उसके बाद हम मूव करते हैं अपने लेसन 20 पे। यहाँ पे हमारे पास क्रिएटिंग फिक्स चॉइस टेस्ट आइटम जो है वो पार्ट 4 MCQs का आ जाता है। टॉपिक 67 देखें। यहाँ पे बताया गया है कि एक MCQs में सिर्फ एक करेक्ट आंसर होना चाहिए। अगर 2 या ज़्यादा करेक्ट ऑप्शन हो तो वो MCQs नहीं बल्कि ट्रू फॉल्स कलेक्शन बन जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे पुअर आइटम दिया गया है कि पाकिस्तान बॉर्डर्स ऑन, तो यहाँ पे MCQs दिए गए हैं इंडिया, ताजिकिस्तान, सऊदी अरेबिया या चाइना। तो यहाँ पे 2 करेक्ट आंसर हैं, इंडिया एंड चाइना। तो ये चीज़ कन्फ्यूजिंग होती है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बेटर आइटम के तौर पर कहा है कि पाकिस्तान बॉर्डर्स ऑन ओनली इंडिया, ओनली चाइना, इंडिया एंड चाइना या इंडिया एंड सऊदी अरेबिया। तो इसमें हम कह सकते हैं करेक्ट आंसर क्या है, इंडिया एंड चाइना। इसका क्या मतलब है कि क्लियर और सिंगल करेक्ट आंसर ही होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हमारे पास टॉपिक 67 आ जाता है। यहाँ पे वो बताते हैं कि जो डिस्ट्रैक्टर्स यानी जो रॉन्ग ऑप्शंस होते हैं ना वो ऐसे होने चाहिए जो रियल लगें, ठीक है। उनका काम बेसिकली कंफ्यूज करना होता है ना स्टूडेंट के जो टॉपिक सही से नहीं सीख पाए उनको कंफ्यूज करना होता है। तो क्वेश्चंस जो होते हैं ना वो थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड होने चाहिए। अब यहाँ पे पुअर आइटम के तौर पे बताया गया है कि हु रोट नेशनल एंथम ऑफ पाकिस्तान। तो यहाँ पे बताया गया अल्लामा इकबाल, क्रिस्टोफर कोलंबस, हमारे पास हफीज़ जलंधरी है और इब्रारुल हक है। तो ऑब्वियसली नाम से पता चल रहा है कि क्रिस्टोफर कोलंबस जो है ये तो ऑब्वियस रॉन्ग है, ठीक है। उसके बाद ऑब्वियसली इब्रारुल हक भी नहीं हो सकता। तो राइट आंसर क्या होगा, हफीज़ जलंधरी। तो अगर हम बेटर आइटम की बात करें तो यहाँ पे लिखा है हु रोट नेशनल एंथम ऑफ पाकिस्तान। तो यहाँ पे आपको नाम दिए गए हैं अल्लामा इकबाल, हबीब जलीब, हफीज़ जलंधरी और उसके अलावा मुनीर न्याजी। तो इस तरह के MCQs जो कि बेसिकली उसी हिस्ट्री से रिलेट करते हो ना, तो ये स्टूडेंट को थोड़ा सा कंफ्यूज कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरह के MCQs बनाने चाहिए, थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट करें स्टूडेंट्स को। देन हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है 69। यहाँ पे बताया गया है कि स्टेम और करेक्ट आंसर में वर्बल मैच नहीं होना चाहिए। लाइक कभी कभी करेक्ट आंसर में ऐसे लफ्ज़ होता है जो स्टेम से मिलता है और स्टूडेंट गेस कर लेता है, ठीक है। तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पे पुअर आइटम है कि विच एजेंसी गिव फ्लड इन्फो। तो इसमें हमारे पास देखें MCQs दिए गए हैं नेशनल फ्लड रिलीफ, लोकल रेडियो स्टेशन, पाकिस्तान पोस्ट और पाकिस्तान वेदर ब्यूरो। तो जो हमारे पास फ्लड रिलीफ है ये बेसिकली मिलते जुलते MCQs हैं। हम जो है वो ऑब्वियसली देखने से लग रहा है जो हमने स्टेटमेंट पढ़ी है उसमें जो वर्ड आ रहा है हम उसी तरह का वर्ड MCQs में भी देखकर उस पर टिक कर देते होते हैं। उसी की निस्बत अगर हम बेटर आइटम देखें तो वहाँ पे बताया गया कि विच एजेंसी गिव्स फ्लड इन्फो। तो यहाँ पे बताया गया कि डिज़ास्टर मैनेजमेंट ऑफिस, रेडियो स्टेशन, पोस्ट ऑफिस या वेदर ब्यूरो। तो ऑब्वियसली इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, वेदर ब्यूरो। तो वर्बल क्लूज जो होते हैं उनको अवॉइड करें ताकि गेस जो है वो ना ज़्यादातर चले। देन हमारे पास टॉपिक 70 आ जाता है। यहाँ वो बताते हैं कि करेक्ट आंसर्स जो हैं वो ज़्यादा लंबे होते हैं, ठीक है, डिस्ट्रैक्टर से। ये क्लू बन जाता है।
तो ये जो है वो बेसिकली क्लू बन जाता है स्टूडेंट के लिए, ठीक है। मोस्टली हम भी इसी तरह करते थे कि एमसीक्यूज़ में जो सबसे ज़्यादा लंबी स्टेटमेंट होती थी हम उस पर टिक कर देते थे और मोस्ट ऑफ द टाइम ठीक भी हो जाती थी। तो ये चीज़ यहाँ पे बताई गई है कि ऑप्शंस को इक्वल लेंथ रखने की कोशिश करें, ठीक है। अब यहाँ पे पुअर आइटम में बताया गया कि व्हाट इज़ द मेजर पर्पस ऑफ यूनाइटेड नेशन। फर्स्ट एमसीक्यूज़ ही देखें, मेंटेन पीस अमंग पीपल ऑफ द वर्ल्ड। तो यहाँ पर इस स्टेटमेंट पर आकर बस हो जाते हैं, नीचे पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं होती। तो ये चीज़ है कि ये पुअर आइटम है, ये स्टूडेंट का गेस होता है और बहुत पक्का गेस होता है, तो इससे अवॉइड करें, स्टूडेंट को थोड़ा कंफ्यूज करें। बेटर आइटम में वही चीज़ उन्होंने बताई है कि इक्वल लेंथ है सारे एमसीक्यूज़ की, और अब मोस्ट ऑफ द टाइम ये इक्वल लेंथ ही इस्तेमाल की जाती है, जो कि काफ़ी कंफ्यूजिंग होती है। तो यहाँ तक जो है वो हमारा बेसिकली लेसन 20 जो है वो कवर होता है। अगर आप लोगों को ये सीरीज़ वाकई अच्छी लगी, हेल्पफुल लगी, तो काइंडली मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा, ताकि मुझे पता चल जाए कि आप लोगों को ये सीरीज़ अच्छी लग रही है, फिर मैं उसी तरह से फाइनल टर्म सीरीज़ भी कंप्लीट करवा दूँ। Don't forget to like, share and hit the bell icon so you never miss an update. I'll see you in the next video. Allah Hafiz.